डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अगले क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि हिस्टोग्राम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, हिस्टोग्राम के और दूसरे टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके माध्यम से हम किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए और उनमें क्या डिफरेंस होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। हिस्टोग्राम के बाद जो ये आप लोगों ने लास्ट हमारा जो लेक्चर देखा होगा, इसमें हमने आप लोगों को यहाँ तक बताया हुआ था, जिसमें कि हमने हिस्टोग्राम के बारे में चर्चा की थी। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था और उस तरह उसको बनाने का हमने तरीका बताया था। आगे देखते हैं कि हिस्टोग्राम का और टाइप क्या है। तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है अ फिगर विथ मेनी एंगल्स, ऐसा चित्र जिसमें बहुत सारे कोण बने। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हिस्टोग्राम का ही एक रूप होता है। ये बेसिकली एक हिस्टोग्राम होता है जिसमें कि जो हमारे हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग जो रेक्टेंगल्स हम बनाते हैं, उसके मिड पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक, और इस तरह के जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक, जो मिड पॉइंट्स होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के, देखिए ये हमारा जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो है ये हाइट के रेक्टेंगल बने हुए हैं ना, ये जो हाइट है इनका ये रिप्रेजेंट करता है इनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 to 10 मार्क्स के 5 स्टूडेंट्स, तो 0 to 10 मार्क्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 हम ग्राफ में लेते हैं और हाइट को हम कितना कर लेते हैं 5। तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमारा मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है मैक्सिमम हाइट को अलग अलग हाइट पे स्प्लिट कर लेते हैं। तो 5 के इक्वल हमने जो है ये रेक्टेंगल बनाया है। फिर जस्ट इसके एडजेसेंट जो है 10 to 20 का है, जिसकी की फ्रीक्वेंसी जो है 7 है, हमने 7 के बराबर हाइट कर ली। हम जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसमें जो हमारे ये हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया 5। यहां से हम जो नेक्स्ट इसके एडजेसेंट रेक्टेंगल है यानी 10 to 20, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 15। 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या होगा 15। हम 5 को 15 से जोड़ देते हैं। फिर 20 to 30 ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 25। तो इसको हम जो है यहाँ मिड पॉइंट से इसको जोड़ देते हैं। तो जो हमें जो डायग्राम मिलता है उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल है, देखिए सेम डेटा जो हमने पहले यूज किया था, यहाँ पर देखिए ये मार्क्स हैं नीचे एक्स एक्सिस पर 0 to 10 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20, 30, 45, 30 एंड 15 सो ऑन। 0 to 10 से लेके 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है कि 0 to 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 20 है, 10 to 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 30 है, 20 to 30 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 45 है एंड सो ऑन। तो इस डिफरेंट क्लास इंटरवल में, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। एक्स एक्सिस पर हमने 0 to 10 फिर 10 to 20 इक्वल डिस्टेंस के बराबर जो है हमने जो है लाइंस कट कर ली और इसके बाद हम इनको वाई एक्सिस पर इनकी फ्रीक्वेंसी हम प्लॉट करते हैं। तो वाई एक्सिस को देखिए हमने 5, 10, 15, 20 के अकॉर्डिंग हमने स्प्लिट किया हुआ है। तो 0 to 10 के बीच में 20 मार्क्स हैं, तो 0 to 10 यहाँ पर हमने कट किया। फिर जहाँ 20 आया वहां पर हमने इसको एक रेक्टेंगल बना लिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है 10 to 20 वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, तो देखिए इसकी हाइट 30 हमने रख ली और इसके बराबर एक हमने रेक्टेंगल बना लिया और इस तरह से सारे रेक्टेंगल्स हमने प्लॉट कर लिए। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या हुआ 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या हुआ 15, यहाँ पर 20 to 30 का मिड पॉइंट क्या होगा
ये होगा 25। आप लोग इससे मत कंफ्यूज कीजिएगा कि यहाँ पर हमने 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये 20, 30, 45 ये फ्रीक्वेंसी है। ये इसकी वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है, जो हाइट है, ये हाइट एग्जैक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम कोई बार या फ्रीक्वेंसी जब भी बार हिस्टोग्राम बनाते हैं तो बेटर ये होता है कि हम उस बार के ऊपर या उस रेक्टेंगल के ऊपर उसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट कर दें। देखने में अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आसान रहता है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, आप ठीक सेंटर में आप लीजिए, इसके ऊपर यहाँ पर आइए, इसको जो है ये इसका मिड पॉइंट हुआ। अब इसके मिड पॉइंट को इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट इसके एडजेसेंट रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट से आप इसको जोड़ दीजिए, एंड सो ऑन। जितने भी मिड पॉइंट्स हैं इनको आप जोड़ते चले जाइए। ठीक, अब क्या करेंगे कि जो सबसे पहला वाला जो हमारा रेक्टेंगल था, इसको हम इसकी हाइट के, ये देखिए हाइट कितनी है, 20 to 0 to 20 है ना, 20 के बराबर इसकी हाइट है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 10। ठीक है, अब इसको इसी तरह जो है यहाँ से हम यहाँ तक इसको मिड पॉइंट से इसको जोड़ देंगे, तो जो हमारे सामने जो डायग्राम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक बात और भी है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसमें पॉलीगॉन एरिया का जो डायमीटर है, सॉरी इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स शोन इन दिस डायग्राम, हिस्टोग्राम। ठीक, यानी कि हिस्टोग्राम में ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, इनका जो टोटल एरिया आएगा, दैट एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी ये जो एरिया आया है, इस एरिया को इस एरिया के बराबर होगा। कैसे, देखिए हमने ये एरिया एक्सक्लूड कर लिया तो ये एरिया इंक्लूड किया है, इसी तरह ये एरिया एक्सक्लूडेड है तो ये एरिया इंक्लूडेड है हमारे एरिया में। सिमिलरली ये दोनों हमने अगर इंक्लूड किया है तो फिर ये पार्ट हमने इसको जो है एक्सक्लूड किया तो इसको हमने इंक्लूड किया है। इसी तरह से जो है ये हमारा जो एरिया होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया होता है वो एरिया होता है किसके बराबर, ये जो टोटल हमारा जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया के बराबर। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो 10 है, इस लाइन से, यानी कि जो फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस से जोड़ देते हैं। जोड़ देने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम कहाँ तक ले आते हैं, ये एक्स एक्सिस को और हम आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ तक इसको ले आते हैं। इसी तरह से जो है ये इस एक्सिस को हम और आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है यहाँ तक इसको खींच के ले आते हैं। तो ये जो टोटल हमारा एरिया बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, दिस एरिया इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम। ठीक, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट आते हैं, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अंतर क्या होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, कि इन पॉलीगॉन द लाइन इज स्ट्रेट। पॉलीगॉन में हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में हम जो है लाइन को स्मूथ हैंड से जो है खींचते हैं। ठीक, तो वही क्या हो जाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व में भी द एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम। ठीक, कैसे, डिफरेंस क्या है, ये देखिए हमने स्मूथ हैंड से खींचा हुआ है। इसमें जो मिड पॉइंट्स हैं, सारे रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को हमने स्मूथ हैंड से जो है ड्रॉ कर रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स एक्सिस तक बढ़ा देंगे इधर, और इसको x0 x डैश, ये क्या है x0, ये वैल्यू यहाँ पर अगर आप आएंगे 0 से अगर इधर आएंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो इस एरिया को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पर जब हम इसको और बढ़ा देंगे, इसके मिड पॉइंट को हम जो है एक्स एक्सिस से जोड़ देंगे, तो इस एरिया को भी जब हम इंक्लूड करेंगे देन दिस एरिया ऑफ द दिस, एक तरह से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल क्या हुआ, हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व हुआ। ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया बराबर ही होता है। ठीक, तो ये कर्व और फ्रीक्वेंसी इसमें पॉलीगॉन में
जो डिफरेंस है कोई डिफरेंस नहीं, केवल जो है स्ट्रेट लाइन और स्मूथ कर्व का डिफरेंस होता है। अब आते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग ओजाइव कर्व्स भी बोलते हैं। ओजाइव कर्व्स क्या होते हैं? When cumulative frequencies are plotted on the graph, the frequency curve obtained is called ogive or cumulative frequency curve. जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो कर्व हमें प्राप्त होता है ग्राफ पर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने पर उस कर्व को हम लोग जो है ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। The class limits are shown on x-axis and cumulative frequencies are shown on y-axis. जैसा कि हम पहले करते थे कि जितने भी हमारा क्लास इंटरवल था वो हम x-axis पर शो करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास इंटरवल की उसको हम y-axis पर शो करते हैं। The successive points are joined together to get the ogive curve. जब हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर तो जो फ्रीक्वेंसी हो प्लॉट करेंगे हम ग्राफ में, उनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो जो कर्व हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग ओजाइव कर्व कहते हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा की हुई फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओजाइव कर्व दो तरीके का होता है, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। आगे देखते हैं लेस देन ओजाइव क्या है और मोर देन ओजाइव क्या है। देखिए लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव में उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि देखिए ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के 0 to 10 अप टू 90 to 100 मार्क्स। मानी 100 मार्क्स का एक पेपर था जिसमें कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी। तो 0 से 10 अंक पाने वाले कुल 8 स्टूडेंट्स थे। तो ये क्या हुआ, इस क्लास का यानी 0 to 10 क्लास का जो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया वो 8 हो गया। इसी तरह 10 to 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की कुल संख्या 20 थी। तो 10 to 20 क्लास इंटरवल है और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20। इसी तरह से 90 to 100 क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5, यानी कि 90 से 100 अंक पाने वाले कुल 5 छात्र थे। तो ये क्लास इंटरवल हो गया और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल में हमने आपको जब टाइप्स ऑफ डेटा बताया था तो हमने बताया था कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक, जैसे 10 क्या है, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है 20 अपर लिमिट है। 10 to 20 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 10 to 20 के बीच में 10 है। इसी तरह 40 to 50 के बीच में क्लास इंटरवल 10 का है, 90 to 100 के बीच में क्लास इंटरवल 10 का है। इतना आप लोग जानते हैं। जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लेस देन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम सीरीज में जोड़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0, जब हम लेस देन मेथड को यूज करते हैं, लेस देन मेथड में क्या करते हैं, वी क्यूमुलेट द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबव टू बिलो एंड क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड। हम अबव टू बिलो फ्रीक्वेंसी को जोड़ते, कैसे जोड़ते हैं, देखिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी कितनी रखी 8। अब 10 to 20 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम क्या करेंगे 8 + 20 जोड़ देंगे। तो 8 + 20 कितना आ गया, = 28। ठीक, अब 20 to 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब हम क्या करेंगे 8, 20 और 30 तीनों को जोड़ लेंगे। इन तीनों को हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्लास 20 to 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 58। इसी तरह 30 to 40 क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, अब हम 8, 20, 30 और 45 इन चारों को जोड़ लेंगे। अब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 103। सिमिलरली 40 to 50 क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ देंगे।
तो कितना आ गया, ये 163। और इसी तरीके से हम जोड़ते 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 सबसे लास्ट में 90 to 100 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8, 20, 30, 45, 60, 70, 40, 30, 10 और 5, इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 318। ये क्या हमारा आया, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 to 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चूंकि यहां से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो 8 ही रहेगी। फिर 10 to 20 यानी x, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो हम जोड़ देंगे 28, 20 to 30, इसमें क्या करेंगे 8 + 20 + 30 इनको जोड़ देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58। इसी तरह 30 to 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, ये फ्रीक्वेंसी है, और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको अलग से एक टेबल बनानी पड़ेगी इसके बगल में। ठीक है, टेबल या इसी के साथ जो है आपको एक वर्टिकल कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, तो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम इन द फर्स्ट क्लास, मिनिमम कितनी है 8, फर्स्ट क्लास में 8 है, एंड मैक्सिमम इन द लास्ट क्लास। क्यों, क्योंकि हम जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ऊपर से नीचे क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन 90 to 100 तक का हम जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर जो है मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद जो क्लास इंटरवल है इसमें जो अपर क्लास है, यानी 0 to 10 में अपर क्लास कौन सा है 10, 10 to 20 में अपर क्लास क्या है 20, 20 to 30 में अपर क्लास क्या है 30। तो हम 10 के ऊपर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। इसी तरह 10 to 20 के बीच में 20 के ऊपर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, 20 to 30 के बीच में 30 के ऊपर हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। और इस तरीके से जो हमारा कर्व आएगा, इस तरीके से जो हमारा कर्व आएगा उसको हम कहेंगे लेस देन ओजाइव कर्व। अगर इस कर्व को आप देखेंगे तो ये कर्व जो है लेफ्ट टू राइट ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से एक राइजिंग कर्व के फॉर्म में सामने आता है। आइए देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब हम प्लॉट करेंगे लेस देन ओजाइव कर्व को, तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल प्लॉट करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड अप टू 100। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, तो सॉरी इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10, तो 0 to 10 में अपर क्लास लिमिट क्या है 10। तो हम कहां से अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे 10 के ऊपर से। 10 के ऊपर से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 8। यहाँ पर 8 को डॉट रखेंगे और इसको हमने क्रॉस मार लिया या कुछ भी मार्क कर लिया, एक हमने बिंदु बना दिया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 10 to 20। 10 to 20 में अपर क्लास लिमिट क्या है 20। 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 28। तो 28 फिर आप यहां पर मार्क करेंगे, देखिए 30 से थोड़ा नीचे क्या हुआ, दिस इज द 28। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 20 to 30। 20 to 30 में अपर क्लास लिमिट क्या है 30। तो अब कहां पर आ जाएंगे आप 30 के ऊपर 30 के सामने इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मेथड से क्या है 58। तो ये देखिए 60 से थोड़ा नीचे जो है ये हो गया हमारा 58। इस तरीके से आप जो है जो अपर क्लास लिमिट है क्लास इंटरवल का, जो अपर क्लास लिमिट है 0 to 10, 20, 30, 40, इसमें अपर क्लास लिमिट के ऊपर उसकी क्या प्लॉट करेंगे आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। ठीक, तो जब आप अपर क्लास लिमिट के ऊपर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आपका एक राइजिंग कर्व, ऊपर की ओर उठता हुआ कर्व प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं लेस देन ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव कर्व में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, यानी फ्रीक्वेंसी को
ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में जोड़कर, ऊपर से नीचे जोड़ते हुए बढ़ते हुए क्रम में हम प्लॉट करते हैं। इसलिए जो सबसे फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जो सबसे लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसकी वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लेस देन मेथड से ओजाइव कर्व प्लॉट करते हैं। अब आते हैं कि मोर देन मेथड से हम जो है ओजाइव कैसे बनाते हैं। तो मोर देन मेथड में हम उल्टा चलते हैं। We cumulate the frequencies from below to above and cumulate frequencies are plotted. Below to above यानी कि क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ, 0 to 10, 10 to 20, ऊपर से नीचे सबसे लास्ट में क्या आया 90 to 100। इसके सामने आपको डेटा दिया रहेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वही डेटा है। हम क्या करेंगे, जब मोर देन मेथड से जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हम मोर देन मेथड से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे से ऊपर अब हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर। लेस देन मेथड में ऊपर से नीचे जोड़ते थे, अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जोड़ेंगे। तो सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है, ये 90 to 100। 90 to 100 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो उसमें इसके बगल में जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जोड़ना है। तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। अब 80 to 90 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। 5 प्लस 10, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 15। अब 70 to 80 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन मेथड से क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 30 प्लस 10 प्लस 5, इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितनी आ गई, 45। फिर 60 to 70 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ये वैल्यू जितनी आई थी, ये इन तीनों को जोड़ के प्लस वैल्यू 40, इसकी जो वैल्यू, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ये क्या हो गया, 85। 50 to 60 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, सबको जोड़ लीजिए नीचे से। कैसे जोड़ते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर सबको हम जोड़ते चले जा रहे हैं, और हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिखते जा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि द क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इन द फर्स्ट क्लास। देखिए उल्टा हो गया ना, यहाँ पर मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर है, फर्स्ट क्लास में, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे है, ये लोअर वाले क्लास में। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहां पर मोर देन मेथड में जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोअर क्लास लिमिट पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कहां पर, लोअर क्लास लिमिट, यानी पहले हम क्या करते थे, लेस देन मेथड में अपर क्लास लिमिट यानी 10, 20, 30, 40 के ऊपर हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते थे। लेकिन मोर देन मेथड में क्या होगा, अब हम जो लोअर क्लास लिमिट है यानी 0, 10, 20, 30 जो कि लोअर क्लास लिमिट है, इसके ऊपर हम इस फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट की, इसको हम प्लॉट करेंगे। अंतर समझ में आ रहा है, मोर देन एंड लेस देन मेथड में हम प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए ये मार्क्स हमारे जो क्लास इंटरवल है, फिर फ्रीक्वेंसीज जो दी रहेंगी, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। हमने आपको बताया कैसे कैलकुलेट किया, नीचे से ऊपर हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाते हैं तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाती है। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी लोअर लिमिट कहां पर हमने प्लॉट शुरू किया, 0 के ऊपर। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास इंटरवल की, 318। यहां पर हम आ गए 318 के ऊपर हमने बिंदु रखा या क्रॉस बनाया। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 to 20। 10 to 20 में लोअर क्लास लिमिट क्या है, 10। तो हम 10 के ऊपर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कैलकुलेट की, 310। तो 310 के ऊपर हमने डॉट रखा है। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30। 20 to 30 क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, 20। अब इसके ऊपर हम जो है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है प्लॉट करेंगे। 20 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 290। तो 20 और यहाँ पर हमने
70, 300 से थोड़ा नीचे दैट इज 290। इस तरीके से हम सब ग्राफ प्लॉट करते रहेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो कर्व आता है मोर देन ओजाइव कर्व, ये डिक्रीजिंग कर्व है, यानी कि कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग कर्व हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, लेस देन मेथड में ओजाइव कर्व राइजिंग होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, और जबकि मोर देन मेथड में हमारा जो कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए प्रतीत होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम ओजाइव कर्व्स को, जिसमें कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके प्लॉट करते हैं, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। बाकी चीजें तो आपको पता ही है, यहाँ पर हमारा टाइटल रहेगा, नीचे लीजेंड्स रहेंगे, एक्स एक्सिस को हम जो है मार्क करेंगे, वाई एक्सिस को हम मार्क करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या शो किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर, क्लास इंटरवल हमारा जो है एक्स एक्सिस पर। ठीक, ये हुआ मोर देन ओजाइव मेथड। अब नेक्स्ट है, कई बार होता है कि हम एक ही ग्राफ पर लेस देन और मोर देन दोनों मेथड से ओजाइव कर्व को हम प्लॉट कर सकते हैं। एक ही ग्राफ पर लेस देन और मोर देन मेथड से हम ओजाइव कर्व्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। ये सेम वही डेटा है, क्लास इंटरवल 0 to 10 अप टू 90 to 100, इसकी फ्रीक्वेंसी ये वही डेटा है, पुराना डेटा हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया है, ऊपर से नीचे हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना। तो ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 5 नीचे से ऊपर बढ़ते हुए हमने क्या किया है, मोर देन मेथड से कैलकुलेट किया है ना। तो ये दोनों हमने टेबल आपके सामने बना ली, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेस देन मेथड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन मेथड से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान देना है कि लेस देन मेथड में ऊपर से नीचे आना है या मोर देन मेथड में ऊपर से नीचे आना है। ठीक, लेस देन मेथड में हमेशा ऊपर से नीचे आना है, आपको फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे जोड़नी है, और मोर देन मेथड में आपको फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर की ओर जोड़नी है। ठीक है, लेस देन में ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, मोर देन में नीचे से ऊपर आप फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि आप जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं तब आप अपर लिमिट के ऊपर फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट करेंगे। जब आप लेस देन मेथड से फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट करते हैं तो आप 0 to 10 में 10 के ऊपर इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको प्लॉट करेंगे। लेकिन जब आप मोर देन मेथड फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करते हैं तब आप लोअर लिमिट के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। अंतर यहां पर आ जाता है, लेस देन में जो अपर क्लास लिमिट है उसके ऊपर आप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, और मोर देन मेथड में जो लोअर लिमिट है उसके ऊपर आप फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कैसे बनता है, ये देखिए। लेस देन मेथड में हमने क्या किया, जो अपर क्लास लिमिट है 10, 20, 30, 0 to 10 में 10 अपर क्लास लिमिट है, 10 to 20 में 20 अपर क्लास लिमिट है, 20 to 30 में 30 अपर क्लास लिमिट है। हमने इस तरीके से राइजिंग कर्व प्लॉट किया। ठीक, फिर मोर देन मेथड में हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट 0 to 10 में लोअर क्लास लिमिट क्या है, 0, इसको हमने जो है प्लॉट किया। फिर 10 to 20 में लोअर क्लास लिमिट क्या हुआ, 10, इसके ऊपर हमने जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा और सारे बिंदुओं को जोड़ दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, वहां से आप सीधे परपेंडिकुलर अगर आप एक्स एक्सिस पर एक लाइन खींचेंगे तो जिस जगह ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि दोनों लेस देन मेथड और मोर देन मेथड ओजाइव्स जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, वहां से एक सीधी रेखा जब आप एक्स एक्सिस पर डालेंगे तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो वैल्यू उस डेटा का मीडियन पॉइंट होगा। क्या होगा, मीडियन पॉइंट। मीडियन क्या होता है, ये जो है एक वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जब आप औसत निकालते हैं तो 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो जहां पर लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व्स
आप जब अब एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो जहां पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट करते हैं वहां से परपेंडिकुलरली आप एक्स एक्सिस पर लाइन खींचिए, जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, दैट विल बी द मीडियन पॉइंट ऑफ द डेटा। मीडियन पॉइंट ऑफ द डेटा मतलब ये आपका जो डेटा है इसका जो मीडियन पॉइंट है, यानी क्लास इंटरवल 0 to 100 है, यानी कि टोटल मार्क्स पाने वाले, टोटल मार्क्स कितना है 0 से 100, तो इसका जो मीडियन पॉइंट है, इस डेटा का जो मीडियन पॉइंट होगा वो आपको इस ओजाइव कर्व से पता चल जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ ही जो है आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन एंड मोड। कितने तरह के मीन होते हैं, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।